और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। खतौली के पास एक नाव डूब गई। नाव में 50 लोग सवार थे। 20 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 30 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। 20 लोग निकाल लिए गए। 50 लोग नाव पर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौजूद है। एसडीएम बचाव दल के साथ मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। कमलेश्वर धाम दर्शन के लिए ग्रामीण जा रहे थे। नाव के नीचे भी कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से किनारे पर मौजूद लोगों में एकाएक अफरा तफरी मची जब उन्होंने देखा कि खतौली के पास 50 लोगों को लेकर जा रही नाव पलट गई है। देखिए, आशंका यह भी है कि कुछ लोग नाव के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। 50 में से 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। और इस पूरी घटना पर कुछ गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब सामने आना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 के ये सवाल, एक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग क्यों बैठे? बार बार हादसों के बावजूद सबक क्यों नहीं? प्रशासन हादसों पर ध्यान क्यों नहीं देता? नाव चालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शाकिर से। शाकिर, क्या अपडेट्स है सबसे पहले? एसडीआरएफ की और नगर निगम के जो गोताखोर हैं वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। प्रशासनिक अमला भी जो है कोटा से रवाना हो गया है, क्योंकि करीब 125 किलोमीटर दूर ये जगह है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ये इलाका है खातौली। गोठड़ा गांव में ये घटना हुई है और जब सामने का जो एरिया है बूंदी जिले का कमलेश्वर धाम, वहाँ ये सब लोग जा रहे थे। गोठड़ा और चंबल ढीबरी के आसपास के ग्रामीण है और 50 से ज्यादा लोग इसमें बैठे होते हैं। 15 लोग अभी लापता हैं, यानी 15 लोगों के डूबने की सूचना है। मौके पर जब एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी उसके बाद ही जो है पूरी तरह से पुष्टि होगी कि कितने लोग जो है इसमें डूबे हैं। लेकिन जो अभी शाकिर मेरे साथ बने रहे। हमारे स्थानीय संवाददाता भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, मुझे बताया जा रहा है। उमेश, क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? आज सुबह 8:30-9 बजे के आसपास की घटना है। खातौली थाना क्षेत्र के गोठड़ा कला गांव के आसपास के जो ग्रामीण हैं वो चौदस का पर्व होने के चलते सामने बूंदी जिले में कमलेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए रवाना हुए थे। एक बड़ी नाव थी जिसमें 15 से 20 मोटरसाइकिल रखी हुई थी और उसमें 30 से 40 लोग सवार हुए थे। जिसके बाद जब नाव डूबी, अचानक ओवरलोड होने के चक्कर में नाव डूब गई। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और इस दौरान 15-20 लोग जो तैरना जानते थे वो लोग बाहर आ गए, लेकिन अभी 15 से 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन एसडीएम रामावतार बरनाला मौके पर पहुंच गए हैं। डीएसपी शुक्रण खींची मौके पर पहुंच गए हैं। मेडिकल टीम मौके पर पहुंची हुई है। एसडीआरएफ का कोटा से इंतजार किया जा रहा है कि जब एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंचेगी जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है और कितने लोग हताहत हुए हैं। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि क्या स्थिति है। बाकी मौके पर उम्मीद तो हम यही जताएंगे कि एसडीआरएफ की टीम जल्द से जल्द पहुंचे ताकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाए। शुक्रिया उमेश आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। शाकिर, आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल जी। शाकिर, देखिए, 2-3 बातें जो मैं कहना चाहता हूं। पहली तो ये कि हमने ये खबरें दिखाई हैं कि इस इलाके में किस तरह से नाव ओवरलोडेड होकर ले जाई जाती हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोरोना के मद्देनजर भी प्रशासन नजर रख रहा हो तो ये नाव ओवरलोडेड थी। और तीसरी सबसे गंभीर बात, ये तो सभी को पता है कि जब भी त्योहार आता है वहां से लोग दर्शनों के लिए निकलते हैं और नाव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। जी बिल्कुल स्वप्निल, लेकिन कहीं ना कहीं वही जो है जागरूकता जो है ग्रास रूट लेवल पे कमी, इसके साथ साथ जो मॉनिटरिंग है और ग्रामीण इलाका है तो जाहिर तौर पर जो है स्थानीय जो प्रशासन है उसकी भी जो है यह लापरवाही है, क्योंकि लगातार ये नावें जो है चंबल किनारों पर चलती है। एक सिरे से दूसरे सिरे में बूंदी जिले में लोग पहुंचते हैं और नाव में सवारियां तो बैठी ही होती है, साथ में मोटरसाइकिल भी होती है, क्योंकि कुछ लोग जो है अप डाउन भी करते हैं। उस दूसरे छोर जाकर के वो अपनी गाड़ियों को उतारते हैं, अपना जो भी व्यापार या कोई नौकरी करने जाता है तो अपनी नौकरी करके वापस से फिर उसी नाव में शाम को वापस मोटरसाइकिल और रख करके वापस आ जाता है। लेकिन आज जो हादसा हुआ है ये कमलेश्वर धाम जो जगह है
वहां पर दर्शन के लिए जा रहे थे लोग, और जब जिस तरह से यह ओवरलोड होकर के नाव पलटी है उसके बाद जो यह हादसा हुआ है। अभी जो हमारी बात हुई है ग्रामीण एसपी शरद चौधरी जो मौके के लिए रवाना हो गए हैं, कुछ देर में वो मौके पर पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि करीब 15 लोगों की सूचना है कि 15 लोग जो है उसमें से लापता हैं। 20-21 लोग जो है। शाकिर, मैं ये कह रहा हूं, अगर 8:30-9 बजे, जैसा कि सहयोगी उमेश बता रहे हैं, 8:30-9 बजे के आसपास हादसा हुआ, 10:03 हो रहे हैं, अभी तक वहां पर रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची नहीं है। पानी का बहाव हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह का है। जी बिल्कुल स्वप्निल, क्योंकि ये जगह जो है थोड़ी सी कोटा सिटी से जो है वो दूर है। 125 किलोमीटर का ये जो है सफर तय करना होगा, और जो एसडीआरएफ की टीम है वो निकल चुकी है। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीएम जो है, अभी उमेश भी बता रहे थे रामावता वीणा, वो मौके पर पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि उमेश वो है कुछ मिनटों में ही मौके पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही की बात यह है कि ये कई दिनों से चलता आ रहा था। आज ये हादसा हुआ है तो अब जाकर के जो प्रशासन चेता है। अगर इनको पहले ही रोक दिया जाता, कोरोना संक्रमण की भी गाइडलाइन लगातार जारी की जा रही है। इसके अलावा चंबल नदी में ये जो नावें जो अवैध तरीके से चल रही हैं, उन पर अगर अंकुश लगाया जाए तो इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन ये कोटा में सिर्फ एक ही जगह की बात नहीं है, कई जगहों पर इस तरह से लोग जो है जान जोखिम में डाल करके नावों में बैठ करके सफर तय करते हैं, और इसका जिला प्रशासन को भी जो है पूरी तरह से सब मालूम है। लेकिन कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है, और यही वजह है कि ये हादसे जो है लगातार होते चले जा रहे हैं। अब देखना होगा। इसमें रात की बात यह है कि शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही थी उसमें था कि सभी लोग तैरना जानते थे और सुरक्षित बाहर निकल गए। लेकिन जिस तरह अभी ग्रामीण एसपी ने जो बताया है कि 15 लोगों के लापता होने की सूचना है, तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग नाव के नीचे भी दबे होने की सूचना जो है हमें मिल रही है। अब देखना होगा कुछ देर बाद जो है एसडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंचेगी तो किस तरह से जो है क्या इसमें निकल करके आता है। अमूमन जब इस तरह के हादसे होते हैं शाकिर, तो पानी जिस ओर बह रहा होता है, आगे के डिस्ट्रिक्ट से या आगे के एरिया के प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर कोशिश ये की जाती है कि वहां पर जाला या जाली लगवा ली जाए, ताकि अगर कोई उस तरफ बह रहा हो तो उसको बचाया जा सके। मैं कह रहा हूं कि क्या कम से कम ये रूटीन प्रोसेस वहां पर कर लिया गया है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है और कहीं से भी हमें ऐसा नहीं लगता, हम नहीं चाहेंगे ऐसा बिल्कुल भी कि फिर वो सांप निकल जाए और लाठी पीटे वाली स्थिति बने। ये देखिए स्वप्निल, ये जो जगह, सबसे बड़ी बात ये है कि कम्युनिकेशन, क्योंकि इस जगह पर पहुंचने में भी कुछ देर पहले जो है स्थानीय जो एसडीएम है जो इटावा में बैठते हैं वो कुछ देर पहले पहुंचे हैं, यानी कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद वो मौके पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह, और सामने का जो प्रशासन है बूंदी जिले का, अभी जो हमारे संवाददाता है चैन सिंह, उन्होंने भी जो है उधर से बात की, क्योंकि सामने का जो हिस्सा है वो बूंदी जिले में आता है। तो बूंदी जिले के एसपी भी जो है मौके के लिए रवाना हुए थे, लेकिन फिर वो जब ये कोटा जिले का मामला निकला तो वो टीमें वापस से लौट गई है। तो ये पूरा का पूरा मामला कोटा ग्रामीण पुलिस एरिया में आता है, इसलिए अब पुलिस ने जो आगे की तरफ भी सूचनाएं की है, आसपास की जो पुलिस बल है उसको भी मौके पर बुलवा लिया गया है। और कोटा से जो है बड़ी मात्रा में जो रेस्क्यू टीम है वो रवाना हुई है, एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई है, और कुछ देर बाद जब ये सब तमाम लोग मौके पर पहुंच जाएंगे, टीमें मौके पर पहुंच जाएगी, तो जाहिर तौर पर रेस्क्यू फास्ट होगा। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है वो अपना आप में दुखद है। उम्मीद और दुआ यही की जानी चाहिए कि कम से कम कैजुअलिटी हो और आगे के लिए जो है सबक मिले, जिला प्रशासन को भी मिले और ग्रामीणों को भी मिले कि ऐसा खतरनाक भरा, जोखिम भरा सफर ना करें। बिल्कुल शाकिर, जब हम तस्वीरों को देख रहे हैं तो हमें ये नजर आ रहा है कि ठीक ठाक रोशनी है, लोगों की परछाइयां भी पड़ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि धूप निकली है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने ये कहा हुआ है कि बरसात हो सकती है, मॉनसून दोबारा सक्रिय हो रहा है 10 दिनों के लिए, ऐसे में अगर किसी कारणवश मौसम बिगड़ा तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी दिक्कतें आएंगी। मौसम विभाग के साथ किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन या इस तरह की कोई चेतावनी तो मौसम विभाग ने जारी नहीं की है? जी देखिए स्वप्निल, पिछले 5 दिन से कोटा में जो है बारिश नहीं हो रही है। बहुत जो तेज गर्मी जो है वो लोगों को सहन करनी पड़ रही है, और नहरी पानी की मांग की जा रही है। ये जो इलाका है पूरा ग्रामीण इलाका है, और सोयाबीन और दूसरी जो फसलें हैं उसकी बुआई जो है इन इलाकों में है, तो नहरी पानी की भी मांग की जा रही है। चंबल नदी जो है अपना अलग अस्तित्व रखती है, क्योंकि चंबल नदी इस इलाके में जो है यहाँ की जीवनदायिनी नदी है, और इस नदी में जो है पानी की प्रचुरता 12 महीने रहती है। तो ऐसे में जो है बारिश अगर तेज आती है या कुछ इस तरह के हालात बनते हैं तो जाहिर तौर पर जो है रेस्क्यू में परेशानी आएगी। लेकिन फिलहाल जो है मौसम पूरी तरह से साफ है,
जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचे। जितनी देर होगी उतनी ही ज्यादा जो है निराशाएं हाथ लगेगी, क्योंकि चंबल की गहराई इस जगह पर बहुत ज्यादा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप नजर बनाए रखें। अरे बरोला और बेटी का लगड़ा गांव। बढ़ते आगे, राजधानी जयपुर के आमेर स्थित मावठे में आज एक शख्स कूद गया। समय रहते उसे सिविल डिफेंस की टीम ने सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि अभी शख्स के मावठे में कूदने के कारणों की जानकारी नहीं सामने आई है। उधर देर रात ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के रूपा की नांगल क्षेत्र में भी 5 लोगों को पानी में फंसने पर सिविल डिफेंस के सदस्यों ने सकुशल बाहर निकाला था। दौसा से बड़ी खबर, मजदूर ने ट्रेन के आगे आकर जान दे दी। दौसा रेलवे स्टेशन के पास यह घटनाक्रम हुआ है। पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया है। दौसा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज की पुलिया के नीचे सुबह एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद कोतवाली, जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंची। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर दौसा जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। बताया जा रहा है मृतक व्यक्ति हिंगोटिया गांव निवासी अमिला मीणा है, जो रेलवे स्टेशन के पास फैक्ट्री में मजदूरी करता था। लेक सिटी उदयपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले पर्यटन स्थल फतेह सागर की पाल पर अब मनचलों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल फतेह सागर की पाल पर 14 सितंबर की दरमियानी रात कार सवार 4 मनचलों ने जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में धुत इन मनचलों ने न केवल अपनी जान को जोखिम में डाला, बल्कि फतेह सागर की ओवरफ्लो पॉइंट पर गेट खोलने की भी कोशिश की। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा था और सीसीटीवी कैमरे में इस उत्पात की तस्वीरें कैद हुई हैं और आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिस ने इन चारों ही बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने घटना की पुष्टि तो नहीं की है, न ही यह स्पष्ट किया है कि पकड़े गए चारों मनचले युवक कौन है। एसएमएस के पूर्व सर्जरी प्रोफेसर की कोरोना की वजह से मौत हो गई। डॉक्टर दिनेश जिंदल, जाने माने सर्जन, उनकी कोरोना की वजह से मौत हुई है। डॉक्टर दिनेश जिंदल विभागाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। ईएचसीसी में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर पवन गोयल की भी मौत हुई थी। एसएमएस में ऑर्थोपेडिक सर्जन थे डॉक्टर पवन गोयल। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे तबादलों पर से हटी रोक की। गहलोत सरकार ने सभी विभागों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। 30 सितंबर को यह रोक लगाई गई थी। राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने रोक हटाने के आदेश जारी कर दिए। यह आदेश 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक की अवधि में किए जाने वाले तबादलों में मान्य रहेगा। राज्य में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर तबादलों के सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। यह आदेश सभी निगम मंडलों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेखावाटी अंचल के विधायकों ने तबादलों से रोक हटाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर देर रात मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्वनी भगत के साथ बैठक की और तबादलों से पर लगी रोक हटाने को हरी झंडी दे दी। पिछले साल 30 सितंबर को सभी ट्रांसफर्स पर रोक लगाई गई थी। इस बार
ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है तो आवेदन ऑनलाइन करना होगा, डिजिटल वे से करना होगा। हालांकि उसके लिए अलग से किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म या लिंक नहीं तैयार किया गया है जिसमें आप अपना आवेदन करेंगे और आपको एक नंबर दे दिया जाएगा कि ये आपके क्वेरी का या आपके एप्लीकेशन का नंबर है। इस तरह का कोई अलग से पोर्ट नहीं बनाया गया है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया है। हो सकता है कि ईमेल्स के जरिए ये आवेदन हो, लेकिन ऑनलाइन को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल और कोई डिटेल्स इसके सामने नहीं आए। तो करीब 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को अभी इंतजार रहेगा। शिक्षा विभाग में ऑनलाइन तबादले होंगे, लेकिन 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। राज्य में करीब 2 लाख 3rd ग्रेड शिक्षक हैं। और जयपुर से मेरे सहयोगी गोवर्धन चौधरी और महेश दाधीच इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, इससे पहले जो तबादले होते थे उसके अपने हर्डल्स थे, लेकिन इस बार ऑनलाइन आवेदन मांग कर अलग तरह के हर्डल्स सामने रखे हैं जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार स्पष्ट करेगी कि किस तरह से ऑनलाइन आवेदन, लेकिन चलिए ठीक है, तबादला सीजन शब्द एक बार फिर सुनने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ऑनलाइन तबादले इस बारी नहीं, पहले भी ऑनलाइन की शुरुआत जो है वो कवायद है वो की गई थी। और उस समय भी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले साल में केवल ऑनलाइन ही तबादलों के जो आवेदन हैं वो स्वीकार करने की बात कही गई थी। तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि ये शाला दर्पण है, शिक्षा विभाग में एक पोर्टल है जो कि rajshaladarpan.nic.in करके लॉगिन किया जा सकता है। और इसके भीतर जो स्टाफ विंडो है वहाँ जाकर शिक्षक अपना जो लॉगिन है उसको खोल सकते हैं, और उसके बाद में जो अपनी तमाम सारी डिटेल्स होती है उसी के साथ में वहाँ पर उन्हें एक ट्रांसफ़र का अपना एक लिंक शो होने लगेगा। अभी फ़िलहाल वो लिंक यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है। तो 3rd ग्रेड के अलावा बाकी सभी शिक्षक और कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था यहाँ रहेगी, और इसके जरिए जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर उसके लिए अपना आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद में ये जो आवेदन रहेगा वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों और उसके बाद में मंत्री तक पहुँचेगा। उसके ऊपर किस तरह का डिसीजन लिया जाएगा वो एक अलग बात रहेगी, लेकिन जिस तरह से ये आप देख रहे हैं पिछले साल के जो ऑर्डर्स रहे हैं वो भी इस पर अगर आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा तो जो तमाम ऑर्डर रहेंगे वो इसी शाला दर्पण पर स्टाफ विंडो के जरिए यहाँ पर आदेशों में शो हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बाकायदा शिक्षा विभाग में तो शाला दर्पण के जरिए स्टाफ विंडो के जरिए यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन बाकी विभागों में भी इस तरह की कवायद यहाँ पर करनी होगी। इससे पहले जिस तरह से ईमेल के जरिए भी जो है तबादलों के आवेदन मांगे गए थे, लेकिन उनमें डिजायरें हावी रही है। शिक्षकों में चर्चाएं रही कि जो विधायकों मंत्रियों की जो डिजायरें आई थी उन्हीं की प्राथमिकता के आधार पर तबादले हुए थे। वैसे तो ईमेल नजर से चूक भी जाते हैं महेश, लेकिन एक जिन हर्डल्स की हम बात कर रहे थे महेश, एक हर्डल ये भी है कि प्रदेश का जो IT डिपार्टमेंट है वो अभी हाल के दिनों में थोड़ा डीमोटिवेटेड है। कहीं उन्हें यह ना लगे कि उनका काम बढ़ रहा है। जब भाजपा सरकार थी, शिक्षा मंत्री देवनानी थे, उस दरमियान जो है करीब 1 लाख शिक्षकों के तबादले हुए थे सरकार के चुनाव से पहले, और उस दरमियान ही 3rd ग्रेड के शिक्षकों के तबादले हुए थे। तब से ये बैन जो है 3rd ग्रेड पर लगा हुआ आज भी कायम है और अब भी लगातार कायम रहेगा। अब भी इंतजार जो है 2 लाख शिक्षकों को वो बना हुआ है। बाकी के जो ठीक है महेश बने रहे मेरे साथ, सहयोगी गोवर्धन का भी मैं रुख कर रहा हूं। तो गोवर्धन, एक बार फिर तबादला सीजन पर बात होगी, एक बार फिर तबादलों पर बात होगी, हालांकि तबादला नीति को लेकर बात नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए तबादला नीति का अभी इंतजार है, लेकिन इस बार जो तबादले खोले गए हैं वो बिना नीति के, और जैसे तबादले अब तक होते आए हैं राजनीतिक तौर से उसी तरह से तबादले किए जाएंगे। खास बात यह कि पिछले दिनों जो कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने 2 संभागों का फीडबैक लिया था, उसमें ज्यादातर कांग्रेस विधायक और कांग्रेस नेताओं ने ये डिमांड रखी थी कि अब तबादले खोले जाएं। इस फीडबैक के बाद अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के बीच में 4 घंटे तक लंबी मंत्रणा हुई, और उसके बाद में यह तय किया गया कि जल्द तबादलों से लगी हुई जो रोक है उसको हटाया जाए, और देर रात कल ये तबादलों से रोक हटा ली गई है। फिलहाल जो सबसे बड़ा तबादलों में कोविड एक बड़ी बाधा बनी हुई है, और इसके लिए डायरेक्शन ये दिए गए हैं कि इस बार किसी भी विधायक से या किसी भी नेता से सिफारिश भी ऑफलाइन नहीं ली जाएगी। मतलब जो डिजायर की जाएगी, जो सिफारिश की जाएगी वो भी ऑनलाइन ली जाएगी, तबादलों के आवेदन है वो भी ऑनलाइन लिए जाएंगे। ऐसे में ज्यादातर जो भीड़ का तबादला सीजन में जो भीड़ उमड़ती है नेताओं के घर,
उस भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया है। फिलहाल मैं शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर हूं, जो सरकारी बंगला है वहां पर हूं। आमतौर पर तबादलाओं से बैन हटने के अगले दिन ही भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन आज शिक्षा मंत्री सहित तमाम जो मंत्री हैं उनके घरों पर वो भीड़ नहीं है जो आम तबादला सीजन के खुलने के पहले दिन हुआ करती है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो डायरेक्शन दिए गए हैं कि ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा से कुछ देर पहले हमने फोन पर बातचीत की थी, उनका भी ये कहना था कि सारे जनप्रतिनिधि जो भी सिफारिश करना चाहते हैं, अपनी डिजायर देना चाहते हैं, उनको भी ऑनलाइन ही करना होगा। तबादलों की सिफारिश के लिए किसी को भी व्यक्तिगत तबादला नीति नहीं है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी की कोशिश ऑनलाइन के जरिए हो रही है। गोवर्धन, ये समझने की कोशिश करें। नहीं, इसका सबसे बड़ा रीजन ट्रांसपेरेंसी से पहले तो कोविड है। कोरोना के चलते जो संक्रमण का खतरा सब जगह है, कई विधायक, कई नेता हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं आए दिन, तो उससे बचने के लिए कि संक्रमण नहीं फैले, इसलिए ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। चाहे डिजायर हो, चाहे कर्मचारी खुद का आवेदन हो तबादलों के लिए, वो केवल ऑनलाइन लेने की व्यवस्था ही की गई है। तो अब देखना होगा कि मंत्रियों के बंगलों पर आज की तरह ही शांति रहती है या तबादला वालों का मेला उमड़ता है। हालांकि बहुत सारे नेता अब भी आने से चूक नहीं रहे, वो व्यक्तिगत तौर से ही मिलकर के अपनी सिफारिश देना चाहते हैं। यहां पर शिक्षा मंत्री के घर पर भी कई नेता सुबह सुबह मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन सबको ये कह दिया गया है कि व्यक्तिगत तौर से आने की आवश्यकता नहीं है, वो ईमेल के जरिए अपनी जो सिफारिश है वो भिजवा दें। तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा कोविड से बचाव के लिए ये उपाय किए गए, क्योंकि सब जगह जो हेल्थ प्रोटोकॉल है पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है। तो आप ऑफलाइन तबादला लेकर के भीड़ लगा करके और कोविड संक्रमण को बढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए एहतियात के तौर पर ये प्रावधान किया गया है। हो सकता है कि असंतुष्टों की संख्या भी ज्यादा हो जाए। गोवर्धन, स्टाफ के होते हैं। नहीं, देखिए इसमें कितने नेताओं को संतुष्ट किया जा सकता है, ये तबादले बंद होने के बाद, जब तबादले हो जाएंगे उसके बाद पुख्ता तौर से कुछ कहा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन और महेश, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए गांव में भीषण संग्राम।